अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पाकिस्तान भर में इस वक्त बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें सबसे अच्छी चीज़ है मौसम। मौसम बहुत ज़्यादा औसम हो चुका है, बर्फबारी हर तरफ है। जो सब्जा था वो सफ़ेदे में बदल गया है, ये सबसे अच्छी बात है। और कल हमने फील किया, क्योंकि वी आर एक्चुअली बेस्ड इन कराची, तो कराची के अंदर कल तेज हवाओं का जो है ना वो जोर था। और ये हवाएं कहते हैं ना, कराची का मौसम वो कहते हैं किराए का है। हाँ, कभी ठंड भी साइबेरियन बढ़ी है। हवाएं, कभी कोयटा की हवाएं। तो कोयटा के अंदर जब भी ज़ियारत में बर्फबारी होती है, नथिया गली में बर्फबारी होती है इस्लामाबाद की तरफ, या फिर अगर आप कश्मीर चले जाएं गंगा चोटी या फिर शारदा खेल की तरफ, वहाँ बर्फबारी होती है। या फिर आप अगर जाते हैं शुगरान की तरफ, सीरी पाई की तरफ, वहाँ पर जब बर्फबारी, तो ये सारी हवाएं जब चलती हैं ठंडी ठंडी, तो मौसम बड़ा औसम हो जाता है। अच्छा, अब कराची में मैंने देखा, अब कराची में ट्रेंड आ गया कि पहले हम ये देखते थे कोयटा में, इस्लामाबाद में, कश्मीर में ये ट्रेंड तो होता था, क्योंकि वो नेचुरली उनके एक सकाफत का हिस्सा भी और फिर मौसमी तब्दीली की वजह से भी, कि वो अंगीठियाँ रखते थे। अच्छा। अब कराची में आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी मोहल्ले के अंदर बैठे हो, तो वो एक अंगीठी नुमा जो है उन्होंने बनाई हुई होती है खुद साख्ता तौर पे, कोयले उसके अंदर जल रहे थे। बॉन फायर का भी अब यहाँ पर बड़ा ट्रेंड है। बड़े महंगे महंगे बॉन फायर होते हैं भाई। रेस्टोरेंट के अंदर अगर आप जाएं तो आपको 4-5 हज़ार रुपए के बॉन फायर वो ऑफर किए जाते हैं कि आपने अगर बॉन फायर एक्सपीरियंस करना है ना, तो आप वो पैसे दें और आप फिर बॉन फायर एक्सपीरियंस करें। आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ है बॉन फायर का? बॉन फायर का गिलगित में एक दफ़ा मैं गई थी, तो वहाँ पर मैंने बॉन फायर, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ जल रही होती हैं, बहुत ज़बरदस्त भाई। वहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप था। तो आपने वहाँ सिंगिंग वगैरह भी की थी? नॉर्मली ये होता है कि बॉन फायर में एक सर्कल बना के बैठते हैं। जी, सर्कल बना के वो रबाब पे लड़के प्ले कर रहे थे कुछ सॉन्ग्स, और वो बड़ा ट्रेडिशनल सा एनवायरनमेंट था। बहुत रबाब जो है वो बड़ा जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है, और इट्स बेसिकली बेस्ड, कह लें कि आप इसको कि ये हमारे जो पश्तून भाई हैं ना, उन लोगों की रिवायात हैं। लेकिन अब ये हर जगह हो चुका। अब तो कॉन्सर्ट्स के अंदर रबाब जो है वो बजते नजर आ रहे होते हैं। तो रबाब बजाने का कभी सोचा आपने? नहीं सोचा तो नहीं, लेकिन ये कि बहुत अच्छा लग रहा था। सिंपल प्ले कर रहे थे वो रबाब से, और उसका मतलब साउंड बड़ा ज़बरदस्त था। वेरी गुड। चलें जी, खुशगवार बातों से हो चुका है मूड बहुत ज़्यादा अच्छा, और कुछ खबरें भी अच्छी अच्छी हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल की बात भी होगी। कुछ सेहत के अंदर, सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब रह रही है लोगों की, तो वो भी, उस पर भी टिप्स देंगे कुछ। और एक बात हमेशा याद रखें कि वही अच्छा होता है जिसका आगाज़ मुस्कुराहट से। बिल्कुल, तो मुस्कुराहट का दिन का आगाज़ वही अच्छा होगा जो हम मुस्कुरा के करें। क्योंकि कल से जब से आए हैं बिलाल, तो वो मुस्कुराए ही जा रहे हैं सब लोग माशाल्लाह। हर तरह आसपास का माहौल अच्छा हो गया, एनर्जेटिक हो गया, स्पार्क आ गया एक ना माहौल में। मतलब एक किसी के पर्सनालिटी से एक होता है ना कि हर जगह स्पार्क आ जाता है, तो बस वो स्पार्क आ गया। तो अब हम अगले 2 घंटे के लिए आपसे कुछ अच्छी बातें भी शेयर करेंगे, कुछ करंट अफेयर्स भी शेयर करेंगे, और नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे साथ जो है एक स्टीम गेस्ट भी होंगे जिस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छी बात से आगाज़ करते हैं। अच्छी बात से आगाज करेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें मैंने बड़ी मिस की आपकी, और जितनी आप अच्छी बातें करती थी मैंने वहां पर जाकर सारी अप्लाई की। अच्छा, सारी अच्छी बातों का मुझे फायदा ही हुआ है। तो आप भी अगर अच्छी बात सुनते हैं, समझते हैं ना, तो वो अच्छी बात आपकी जिंदगी के अंदर जो है ना कामयाबी लेकर आती है। ये बात है। हर इंसान की ज़िंदगी में जो कामयाबी और खुशी का पहला कदम है ना, वो खुद पर यकीन रखना होता है। वाकई फेथ किसी का स्ट्रांग होना, बिलाल, आई रियली एडमायर दोज पीपल कि जिनका फेथ स्ट्रांग है। मतलब मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश की, लेकिन ये कि फेथ है ना ऐसी चीज़ है कि आपका घटता बढ़ता रहता है, लेकिन ईमान की ताकत जिसके पास होना, बस वो इंसान ही अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के लायक है। क्योंकि जब हम अपनी सलाहियतों पर एतमाद करते हैं, तो छोटी से छोटी कोशिश भी बड़े नताइज हमें दे सकती है। खुद पर जो यकीन है ना, सेल्फ बिलीफ, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंसान को मुश्किलात का सामना करने का ना, चैलेंजेस कबूल करने का और ख्वाबों की जानिब कदम बढ़ाने की हिम्मत देता है। तो लेकिन अक्सर लोग जो है ना अपनी सलाहियतों को कम जांचते हैं, अंडरएस्टिमेट करते हैं, अपनी सलाहियत नहीं वो मानते हैं, या दूसरों से मवाजना करके ना अपने आप को कमतर समझने लगते हैं। जी, कंपैरिजन वाली जो आदत होती है ना उनमें, तो वो अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के बजाय ना सामने वाले को बस देखते हैं कि नहीं यार यही अच्छा है, यही अच्छा है, तो वो शख्स वाकई अच्छा होकर आगे निकल जाता है, और वो खुद आप फिर पीछे रह जाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हकीकत ये है कि हर शख्स में मुनफरिद सलाहियत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि अफशीन का जो ऑरा है, अफशीन की जो सलाहियतें, जो क्वालिटीज़ हैं, मैं उससे कंपेयर करते 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 खुद को डाउन कर लूँ और मैं बोलूँ कि भाई मैं तो कर ही नहीं पा रहा।
मेरे अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं शायद मैंने पहचानी नहीं, शायद खुद को चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर नहीं डाला कि मुझे पता चले कि मेरी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरा जो साइकोलॉजिकल एक पूरा सिनेरियो है वो कितना ज़बरदस्त ऑरा में है, मुझे नहीं पता कि मेरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है इन तमाम चीज़ों से ना। खुद पर यकीन सिर्फ नज़रिया नहीं है, मतलब कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि एक अमली आदत है, ये एक हैबिट है। आप यकीन करने की ना आदत डालने के, बस मुझे यकीन है कि मैं कर लूँगा। मेरी ज़िंदगी का 2025 का जो साल है ना, मैं ज़रा शेयर कर देता हूँ लोगों से, वो इतना हैपनिंग है कि मतलब मेरी 32 साल की पूरी एक जर्नी इस दुनिया की, और उसके बाद ये एक साल मेरी ज़िंदगी का इतना टर्निंग पॉइंट लाइफ के अंदर, आपको पता है कि कैसे कैसे इवेंट्स रहे साल के अंदर। एक चीज़ ने मुझे काम दिया, एक चीज़ ने मुझे कामयाबी दी, एक चीज़ ने मुझे हिम्मत दी, वो था कि हो जाएगा। एक बात कहते हैं ना, आम ज़बान में कहते हैं हो जाएगा, कुछ भी कर लो, कर लेंगे, हो जाएगा, बस निकल जाएगी बात। वो चीज़ आज ये कि 2026 के अंदर अब मुझे कल से ये कह रही हैं कि चेहरे पे नूर आ गया, नूर चढ़ गया, नूर चढ़ गया, तो वो नूर से तो मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। लेकिन आप खुद पे यकीन है कि हमें हर नाकामी के बाद उठने की हिम्मत देता है। आई स्वेयर टू माय अल्लाह कि हर गलती से सीखने की कुव्वत देता है, हर मौके पर बेहतर जो है ना, बेहतर से बेहतरीन करने का हौसला भी देता है। बिल्कुल, तो यकीन और जो आपकी विल पावर है ना, वो आपको आपके मकासद में कामयाबी देती है। जब हम अपनी सलाहियतों पर यकीन कर लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने मकासद हासिल कर लेते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर देते हैं। और याद रखें कि हर छोटा कदम, हर छोटी कामयाबी या हर मुस्बत सोच आपके खुद एतमादी के सफ़र का हिस्सा है और अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों की पहचान है। आप इन पर यकीन करें और हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो असल ताकत, कामयाबी और खुशी का राज यही है कि हम अपने ऊपर यकीन रखें और अपनी काबिलियत को पहचानें। वेरी गुड। अब चलते हैं ज़रा कुछ न्यूज़ सेगमेंट की तरफ। चटपटी सी खबरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं, और पाकिस्तान is now you can say that in this 2026 growing up और माशाल्लाह से इतना ग्रो कर गया है कि अब मुझे फील होता है, आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, तो मुझे वो उस वक्त के टाइम के हिसाब से और अभी में एक डिफरेंस ही नजर आता है। लोगों का आपको देखने का एक नजरिया, एक तरीका, जाविया, वेरी गुड वर्ड, जाविया बदल गया है। मतलब वो इतना एंटरटेन करते हैं, इतना वेलकमिंग हो गए। ये सब कुछ पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की मिलिटरीली जो पावर्स हैं, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, इन सब की मेहनत है। एंड द क्रेडिट गोज टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू यू एज वेल, कि आप एक बेहतर पाकिस्तानी बनते चले जा रहे हैं, which is very good। खबरों का आगाज कर लेते हैं। बिल्कुल, कुछ चलते हैं कुछ रात भर की खबरों की जानिब, जैसे आपको इंटरनेशनल और नेशनल अपडेट्स देंगे। सबसे पहले जो हम खबर शामिल करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से है, जिन्होंने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत भी करेंगे। और इजलास में पंजाब की तर्ज पर बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुशावरत मुतवक्की है और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद वफाकी काबीना को नए बल्दियाती निज़ाम पर खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। तो ये पंजाब के तर्ज बल्दियाती निज़ाम पर ही बात हो रही है और जब वहाँ पर इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो ये तो आज इजलास का मिनट ऑफ मीटिंग हमने डिस्कस बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आपको, पीपल यूज्ड टू से कि बेगर्स कांट बी चूजर्स और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन आप उस जुमले को ज़रा एक दफ़ा सामने रखें, और यही वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान की जो इस वक्त ट्रेन है ना, उसकी बोगी बोल के वो इंजन है, उस इंजन वाली सीट पर बैठे हुए हैं और ये पूरी ट्रेन को चला रहे हैं और इतनी बेहतर तरीके से। तो आई स्टिल बिलीव के मोर हैप्पीनेस और मोर थिंग्स टुवर्ड्स यू इज कमिंग। और वज़ीर आज़म की अगर बात करें तो उनके मुशीर की भी बात कर लेते हैं। उनके मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि मुल्क के 5 बड़ों के दरमियान एतमाद साजी के लिए इक़दामात और राब्ते हुए तो सियासी तौर पर बेहतर समत में बढ़ सकते हैं। बहुत गहरी बात कर गए। पांच बड़े सेक्टर्स की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान के खिलाफ गलीज मुहिम फौरी जो है वो तौर पर बंद करनी चाहिए। जबकि राना साहब ने मजीद क्या कहा वो आप बताएंगी।
क्योंकि बहुत गहरी बातें कर जाती हाँ, हैं। राना सनाउल्लाह जो है ना, उन्होंने कहा है पीटीआई के लिए कि जिन अकाउंट से अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान के खिलाफ होने वाली इंतहाई खलीज मुहिम जोई है ना, वो उनको फौरी बंद कर देनी चाहिए। अगर पीटीआई की क़यादत ये कहकर जान छुड़ाना चाहे कि हमारे इन पर कोई कंट्रोल नहीं, तो हमें नहीं पता ये कौन है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उनका कंट्रोल है। अगर बराह रास्त बानी पीटीआई या उनकी तरफ से जो पैगाम जाता है और उसके मुताबिक ट्वीट होता है और बाकी चीजें होती हैं, तो पीटीआई को इन अकाउंट से पूरी तरह लाताल्लुकी कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमारे इन अकाउंट से नहीं जा रही है ट्वीट, तो आप उससे डिसोन कर लें। आप मिसाल है, इंग्लिश में एक मिसाल है, सॉरी टू कट यू, देयर इज नो ग्रे एरिया, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट। या तो आप इधर हैं या इधर हैं, ग्रे एरिया में बड़ा शेडी एरिया होता है। ये आपके ऊपर बड़ी तोहमतें लग सकती हैं। एग्जैक्टली। तो आप का ये सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर उन्होंने गालियां निकालनी है और इस किस्म का प्रोपेगेंडा करना है, तो ये सियासी जमातों और सियासतदानों के खिलाफ करते रहें, लेकिन अफवाज और उनके सरबराहान के खिलाफ ना करें। मतलब इन्होंने ये कहा है कि भैया आप सियासी तौर पर जितना भी आपने करना है वो करते रहें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराहान के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। तो अब आई होप के विल मेक श्योर कि इन अकाउंट से कभी कुछ इस तरह की बात दोबारा मुझे अच्छा लगा कि राना साहब ने इतनी मैच्योरिटी दिखाई है कि उन्होंने ये तक कह दिया कि गालम गलोच करनी है ना, हम बैठे हैं ना, हम यहाँ पर हैं, हमारे ऊपर बरसा दें। हमारा तो काम ही यही है कि हम आपकी गालियां सुनते हैं और उसके बाद हम अपना काम करते हैं, अपनी प्रोग्रेस से जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप देखिए उन सरबराहान पर या उस फौज पर मैं जरा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ ना, जब एक फजा कायम हो गई थी कि ड्रोन हमले हो रहे हैं, फजा कायम हो गई थी कि जो है वो जहाज आ चुके हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, कौन था उस वक्त जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा था? आप अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे और सिर्फ टीवी चैनल्स के ऊपर बिलाल और अफशीन की अपडेट सुन रहे थे कि अब यहाँ पर ये हो गया, वहां पर वो हो गया, यहाँ से ये आ गया, वो आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कम्युनिटी थी, एक ऐसी जो है वो बाउंड फोर्स थी जिसने पूरे पाकिस्तान की सालमियत को, उसकी बका को सबसे आगे रखा, अपनी जानों का नजराना पेश करके ना। ये नहीं सोचा कि मेरे घर में जो है वो माँ भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, बेगम भी बैठी हुई है। ये नहीं सोचा कि अभी एक ही दिन हुआ है शादी को, बॉर्डर पे चलेगा। ये नहीं सोचा कि बूढ़े माँ बाप की किफालत कौन करेगा। सिर्फ ये सोचा कि जो धरती माँ है पहले इसका कर्ज उतारते हैं। तो आप उनके खिलाफ गालम गलोच अगर करेंगे तो इट मीन्स कि आप अपने वजूद पर, आप अपनी सालमियत पर, आप अपनी बका पर भी और आप अपनी धरती माँ पर भी ना गालम गलोच कर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीज़न के उमूर पर भी एक अहम इजलास हुआ है और ब्रीफिंग में कहा गया है कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने ज़िला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए हैं। बहुत अहम खबर हम आपको देने जा रहे हैं कि ज़बरदस्त ख़बर है ये पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से कि तेल और गैस के अगर बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो रहे हैं पाकिस्तान से, तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़ाहिर है जब तेल और गैस की सप्लाई चेन को दरामद होने से जो सारिफीन हैं उनके इस्तेमाल तक तरजीही बुनियादों पर डिजिटलाइज करने की हिदायत भी की है। और इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद की मद में खर्च होने वाला जो ज़र मुबादला है वो बचाया जा सके। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े ज़खायर दिए हैं माशाल्लाह। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें, और पता है लोगों को कुछ हमारे पास मशीनरी की कमी है, कुछ वसाइल की कमी है, लेकिन यही तो वो वक्त है कि जब आप पूरी दुनिया आपकी फैन हो चुकी है, पूरी दुनिया आपकी गर्विदा हो चुकी है, पूरी दुनिया आपकी मद्दा है। और देखिए अल्लाह ताला भी कैसे मदद कर रहा है कि ऐसे ही वक्त में इस तरह निकल कर आ रही हैं चीजें, हाँ चीजें दरियाफ्त हो रही हैं। वेरी गुड। तो तेल और गैस की जो बात हो रही है ना, उसकी तरसील की सप्लाई चीन की जो डिजिटलाइजेशन है, इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। ये स्मगलिंग का भी एक बहुत बड़ा ये धंधा है भाई कि ये यहाँ से निकलती चीज़ तो बीच में से ईरान पाइपलाइन बिछाई थी तो बीच में से उन्होंने चोटे मार मार के जो है ना वहाँ से लाइनें निकालनी थी। इनकी भी रोकथाम मुमकिन होगी और कौमी खजाने को फ़ायदा ही पहुँचेगा। वज़ीर आज़म साहब ने नाशपा ब्लॉक के अंदर तेल और गैस के जो बड़े ज़खायर है ना उनकी दरियाफ्त पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। वैसे ही पेट्रोल कम कर दिया गया है विच इज गुड के 10 रुपए कम किया। आज मैंने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली दोबारा और अब मुझे सुकून है, हुण मैनू आराम है कि 10 रुपए बच गए। और 10 के हिसाब से अगर आप 30 लीटर पे जाते हैं तो आपके अच्छे खासे रुपए बच जाते हैं, ये अच्छी विच इज गुड। पेशरफ्त है।
अच्छा, अब 9:30 पर जो सिंध पुलिस है उसमें बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले भी हुए हैं। एडिशनल आईजी सीटीडी सिंध आजाद खान को कराची पुलिस चीफ तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया और नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के अफसर आजाद खान कराची पुलिस चीफ तैनात किए गए, जबकि जुल्फिकार लाड़क एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच तैनात किए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक कश्मकश थी, एक जंग थी कि ओडो साहब, जावेद आलम ओडो साहब जो कि साबिक कराची पुलिस चीफ हैं, कराची के ये एडिशनल आईजी थे, तो इनके बारे में कहा जा रहा था कि एक जंग थी आज़ाद खान साहब और जावेद आलम ओडो साहब की कि हु वुड बी द नेक्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस। तो फिर एक रात को एक फेक नोटिफिकेशन जारी हुआ 2 दिन पहले, बल्कि फेक नोटिफिकेशन। हमारे दोस्तों ने मुबारकबाद दी कि भाई आपके दोस्त एडिशनल आईजी लग चुके हैं। फिर वो हमने उसकी जब देखा, इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि वो फेक नोटिफिकेशन है। फिर उसके बाद सुबह सवेरे, बल्कि उस कल रात की अगर बात करें, परसों रात की, तो एक और नोटिफिकेशन आया, वो ऑथेंटिक था। उसके बाद कायम मुकाम तौर पर जो है वो आईजी लगा दिया गया है जावेद आलम ओडो साहब को। फिर पूरी परेड हुई है कल सुबह, सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि हु वुड बी द नेक्स्ट आईजी। लेकिन ये जो बताया जा रहा है कुछ चीज़ें के तबादले हुए हैं। शहजील खरल साहब जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटेंट अफसर है, एडिशनल आईजी ऑपरेशन सिंध तैनात कर दिए गए हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक। इकबाल दारा साहब के बारे में ये बता दूं कि वो पुराने ट्रैफिक के भी डीआईजी रहे हैं। अच्छा। जब ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरा हो चुका था तो इनको लाया गया था, इन्होंने खुद सुधारना शुरू किया। इनके ही दौर में ये ई चालान और ये सारी चीज़ें पॉलिसीज बनना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद ये एडिशनल आईजी पुलिस ट्रेनिंग सिंध का इजाफी चार्ज अब ये ले चुके हैं, जबकि परवेज चांडियो साहब डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक ओहदा होता है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो होता है वो तमाम अंदरूनी मामलात को देख रहा होता है, तो ये वो लग चुके हैं। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ बड़े ही लवी डवी से जो है ना वो और बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं। इनसे जब आप बात करेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये इतने बड़े ओहदे पर हैं। एक इतना कॉमनली ये बात करते हैं, इनके अंदर आजिज़ी है। चार्टर साहब जो है वो स्पेशल ब्रांच के भी एसएसपी रह चुके हैं और ये डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर भी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी रह चुके हैं। जब ये स्पेशल ब्रांच गए थे तो इनके जो सुपरविजन, ये किसकी सुपरविजन में थे? ये आईजी साहब जो आपके अभी रिटायर हुए हैं ना, ये गुलाम नबी मेमन साहब, ये उस वक्त एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच थे। तो अब्दुल्ला चाचर साहब उनकी सरबराही के अंदर वहाँ पर एसएसपी थे। अब ये डीआईजी लग चुके हैं मीरपुर खास, जबकि डीआईजी नासिर आफ्ताब साहब वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटीज आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, ये डीआईजी सक्खर लग चुके हैं। सक्खर का जो बेल्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सक्खर के अंदर हमारी जो रेंजर्स है, खासतौर पर अगर 62 विंग की बात कर लें या फिर 73 विंग की बात कर लें, ये वो वहाँ पर अक्सर और बेशतर वहाँ पर तैनाती रहती है उनकी। सक्खर डिवीजन, कुछ बॉर्डर एरियाज भी लगते हैं, तो डीआईजी सक्खर का होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर है। ये इनके पास इजाफी चार्ज है नासिर आफ्ताब साहब के पास। अच्छा, फिलहाल आप इन सबको क्या पर्सनली जानते हैं? माशाल्लाह, आप यू आर वेरी नॉलेजेबल अबाउट एवरीवन। अच्छा, मेरी जो फील्ड है तो वो एक मास्टर्स आईआर में रहा है, तो पॉलिटिक्स से इंट्रैक्शन रहा है, दूसरा मास्टर जो है क्रिमिनोलॉजी में रहा है। तो इनमें से आपको मैं बताऊं तो आपको बहुत हैरत होगी। अच्छा। बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जो कि मेरे क्लास फेलो रहे। अच्छा। मतलब हम यहाँ बैठकर यूं पढ़ रहे होते थे, बराबर में जो है वो एक एसएसपी साहब होते थे, यहाँ पर कोई डीएसपी साहब होते थे, आगे कोई डीआईजी साहब होते थे। तो आई यूज्ड टू डू मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी, देन अभी जो है वो इन प्रोग्रेस है, आगे क्रिमिनोलॉजी के अंदर जो एमफिल है। तो वो ये सारे साथ बैठे होते हैं। और कुछ ऐसे इदारे भी जो फरिश्ता और रिश्ते के बीच में जिनका एक पोस्टिंग होती है, तो वो भी साथ बैठे होते थे। तो ये सारे लोग, इनमें से बहुत सारे दोस्त भी हैं और बहुत सारे कोलीग्स भी हैं। अच्छा। बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। नेक्स्ट टॉप स्टोरी हमारे पास है। नवाब शाह मेन मेहरान हाईवे पर शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा पेश आया। ज़ाहिर अफसोसनाक खबर है। इसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं और पुलिस के मुताबिक मेहरान हाईवे के मुकाम पर हादसा उस वक्त पेश आया जब धुंध के बायस दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तो हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 बच्चे जख्मी हुए। देखें, आपको बार बार ट्रैफिक पुलिस ये हिदायत जारी करती हैं कि धुंध के बायस जो ट्रैफिक हादसा हैं वो उसकी शरह बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग फॉग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ियों से मुनासिब फासला रखें, वरना देखिए इस तरह के फिर हादसा होते हैं जिसमें जानें ज़ाया होती हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही। और जाँ बहक अफराद का जो ताल्लुक बताया जा रहा है बांदी से था, जो नवाब शाह आ रहे थे, और बड़ी एक अफसोसनाक की खबर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब हद निगाह इंतहाई कम हो जाए ना, तो आपने अपनी भी और अपने साथ बैठे लोगों की भी जान की हिफाजत करनी है। ड्राइवर बहुत तो मेरे इम्पोर्टेंट। ख्याल में गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दें,
आप ये जब तक आपको क्लियर वे ना मिले, बल्कि मैंने बहुत सारी और टिप्स भी पढ़ी हैं कि भैया आप अपने फॉग लाइट्स, अगर फॉग आ गई है आपके बहुत ज़्यादा शीशे पे, तो उस पे उसकी बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स भी हैं, कुछ ना कुछ अप्लाई करें। इस तरह से अंधाधुंध तो नहीं आप गाड़ी एक और चला सकते। अफसोसनाक खबर शामिल कर देते हैं। यूरोप जाने वाली तारकिन वतन की कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए हैं। इन्ना लिल्लाह। तारकिन वतन की कश्ती जो है वो गैम्बिया के साहिल के करीब उल्टी है, जबकि कश्ती के अंदर 200 के करीब अफराद सवार थे, जिस 7 अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि दर्जनों लापता है। वो ऑब्वियसली जब कश्ती उलटती है तो पानी के अंदर आपको जब तक गहरे डेड बॉडी पानी नहीं में। मिलती कंफर्मेशन नहीं होती है। हलाक अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि रेस्क्यू किए गए 96 अफराद में से ज्यादातर शदीद जख्मी हैं। अच्छा, 96 अफराद को रेस्क्यू कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब इतने गहरे पानी में कश्ती उल्टेगी तो कोई किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन बस अल्लाह ने फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बचाया। लापता अफराद की तलाश भी जारी है। गमेबिया बहरिया का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। अल्लाह ताला बाहिफाजत बाकी सब लोगों की भी लाशें मिल जाएँ। चलते हैं ईरान की जानिब। अच्छा, ईरान में क्या हो रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ जारी एहतजाज में मुख्तलिफ लोग सड़कों पर निकल आए और पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और 6 अफराद जान से भी हाथ धो बैठे। तो ईरान में लौरिस्तान, फसा और इजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई और कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर धावा भी बोला और पुलिस स्टेशन में नजर आतिश करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में ये सब जाहिर है वहाँ पर जो करेंसी डाउन हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो मतलब ये हालात सही नहीं है तेहरान के। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कहीं पर भी अगर आप मवाजना करें ना, चाहे आप वो बांग्लादेश की बात करें, चाहे वो आप श्रीलंका की बात करें, चाहे वो आप पास्ट में चले जाएं टर्की की बात करें, चाहे वो आप बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी मुहिम चल रही हैं। व्हेन इट कम्स टू बैड इकोनॉमी, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं पता कि लोग किस किस्म की जो है वो परेशानियों में हैं, कैसे रुल रहे हैं, कितनी मजबूरियों में हैं। आपको नहीं पता कि आम आदमी तो आम आदमी, एक एलीट क्लास का बंदा भी जो कि बिजनेस करना चाहता है, जो मौरूसी तौर पर बिजनेस करता आ रहा है, वो नहीं कर पा रहा, वो दूसरे ममालिक के अंदर अपना बिजनेस शिफ्ट करता है। तो इसी तरह की चीज़ें देखने में आती हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की, रबड़ की गोलियां चलाई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं, ऑब्वियसली हुई होंगी। एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 6 अफराद भी जहाँ बग होने की तस्दीक हो चुकी है और बेशतर अफराद इस वक्त जख्मी हैं। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलविस कई अफराद गिरफ्तार भी कर लिए हैं, लेकिन शहरियों की जानिब से एहतजाज बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ स्पेसिफिकली किया जा रहा है। और कोई ऐसा मकसद नहीं कि हुकूमत का तख्ता उल्टा दें या हुकूमत रिजीम चेंज हो जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी बेस्ड है ये प्रोटेस्ट। एग्जैक्टली। दारुल हुकूमत जो तेहरान है ईरान का, वहाँ से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे अब मुल्क के दीगर शहरों में भी फैल गए हैं। और आपको बताते चलें ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मगरबी पाबंदियों की वजह से। आपको पता है ना, अमेरिका ने एक दफ़ा फिर इंतबाह दिया है कि वो इसराइल ने जो है ना ईरान पर दोबारा हमला करेगा। अमेरिका ने भी ये किया है, क्योंकि वहाँ पर दोबारा जो एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं, उन्होंने कहा है कि उस तरह से कोई खबर मिली है कि दोबारा से वहाँ पर तनसीबात की जा रही हैं। तो मगरबी पाबंदियों की वजह से जो है ये सब हो रहा है, और जिसकी वजह से मुसलसल करेंसी गिरावट का शिकार है और वहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रा इसराइल को भी शामिल कर लेते हैं। तो इसराइल ने गजा में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ऑक्सफेम जैसे बड़े इदारों समेत 37 जो इमदादी इदारे हैं ना, उन पर पाबंदी लगा दी है, जबकि इजरायली हुकाम ने इमदादी इदारों पर भी उनके फ़लस्तीनी अमले से मुताल्लिक मालूमात फराहम ना करने का इल्ज़ाम लगाया कि भाई ये फराहम नहीं करे थे इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए हमने पाबंदी लगा दी है, जो कि तंजीमी सिक्योरिटी और शफाफियत के मयार को पूरा नहीं उतरेंगी। ये इजराइल का कहना है। ये मेरे ख्याल में ये जो शफाफियत और सिक्योरिटी, ये सब बातें तो वो रहने ही दें। उनको किसी न किसी तरह गजा में रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में रुकावट बनना है इसराइल को, और जो है ना वो कुछ ना कुछ करके किसी का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। तो मतलब ये इसराइल के इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसराइली हुकूमत के इक़दाम को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस फैसले से इलाके में इंसानी बहरान मज़ीद बढ़ सकता है। आपको पता है ना कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और ये सब जो तंजीमें हैं, ये कब से चल रही हैं, इनको लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, कब से वहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन उन पर भी अगर आप ये पाबंदी लगा रहे हैं, इसका मतलब है वहाँ पर आप मरीजों को सेहतियाब होता नहीं देखना चाहते। बिल्कुल ऐसा इंसानी हुकूक की जिस तरह से पामाली हो रही है ना, वो सबसे बड़ी मिसाल ऑक्युपाइड
फ़लस्तीन के अंदर आज के बाद, आई एम नॉट गोना से इजराइल, आज के बाद मैं कहूँगा मकबूजा फ़लस्तीन, क्योंकि कब्जा किया आपने फ़लस्तीन पर, तब आप एक नाजायज़ रियासत बनकर सामने आए। याद रहे कि 2 रोज़ कबल कनाडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इसराइल से इमदाद फराहमी में हाइल रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा किया था। ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि गज़ा में 16 लाख अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जबकि सर्दी आ चुकी है, बारिशें हो रही हैं, गज़ा में हालात अबतर हो चुके हैं, जबकि 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है, बट किसी ने नहीं सुनी। एग्जैक्टली ये जो ममालिक हैं इन्होंने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और UNRWA को मुकम्मल रसाई दी जाए, रफ़ा समेत तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद में इजाफा किया जाए। अब जब ये गुज़रगाहों पर ही बैठे हुए होंगे तो किस तरह से इमदाद आ सकती है, किस तरह से वहाँ लोगों को मदद फराहम की जा सकती है। कल मैंने फुटेज देखी एक इंस्टाग्राम के ऊपर, एक बहुत ज़बरदस्त सा पेज है, वो पैलेस्टीनियन जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो उस पर वहाँ पर डालते हैं। एक रोड है ऑक्युपाइड फ़लस्तीन यानी कि इसराइल, एक रोड है जो इसराइल ऑक्युपाइड जहाँ पर ऑपरेशंस हो रहे हैं, जहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ लंबी लाइन कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और दूसरा रोड बिल्कुल बराबर में ही है, एक बारीक सा बॉर्डर है, बारीक सा, वो जिस बॉर्डर के अंदर सिर्फ पेड़ लगे हुए, कोई खारदार तारे भी नहीं है। एक आने वाली रोड, एक जाने वाली रोड, जाने वाली रोड के ऊपर जहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ सैकड़ों गाड़ियों की लाइन है, और दूसरा रोड बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अच्छा। ये जो गैर मुनसिफाना एक अमल हो रहा है ना, ये मुझे नहीं पता क्यों यूनाइटेड नेशन को नज़र नहीं आ रहा। ये मौसम तब्दील हो चुका है, ये मौसम की तब्दीली क्यों नहीं नज़र आ रही। इसी तब्दीली के साथ साथ अगर मौसम की तब्दीली पे भी बात कर लें तो उसका भी वक्त हो चुका है, उस सेगमेंट की तरफ जाते हैं। मौसम की सूरत हाल बताएंगी हमारी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की होस्ट। अच्छा भाई, मौसम की सूरत हाल ये है कि आपको पता है मुल्क भर में शदीद सर्दी और धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर किया हुआ है। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसके बायस मोटरवेज बंद कर दी गई हैं और शहरी सफ़र के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। इसलिए हुकाम के मुताबिक हादसा के खदशे के पेश नज़र M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान, M2 ठोकर न्याज बेग से बाक्सर, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 शेरशाह से पिंडी भटिया और M5 रोडी से शेरशाह तक ट्रैफिक मअतल है, जबकि M11 पर भी आमदोरफ्त रोक दी गई है। और मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी और सर्दी में इजाफा हुआ है, तो मलका कोहसार गिलियाद के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। यकीनन आपने तो ये नज़ारे अपने आंखों से देखे होंगे। बर्फबारी हो रही थी जब आप गए थे? बिल्कुल, मैं बार बार ही बता रहा हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ बर्फबारी हो रही थी, और खुदा का लाख लाख शुक्र है कि पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा बर्फबारी देखी कि मतलब जिस मुकाम पे पहुँच रहे थे वहाँ लोगों का ये कहना था कि दुआ करें, बड़ी मन्नतों से बर्फबारी होगी, अगर हो गई तो, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं ठंड आए हुए लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही। आई जस्ट स्टेप्ड इन, और कल सुबह जैसे वहाँ निकलना है वहाँ जाने के लिए, तो सुबह 8 बजे उठ के बाहर जा रहे हैं तो धुंध छाई हुई। मैंने पूछा वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता है सही? कह रहे रास्ता सेफ नहीं क्योंकि रात भर बर्फबारी हो चुकी है। तो ये भी हुआ था। बर्फबारी में क्या सर्दी की शिद्दत कैसी होती है, मतलब फिर आप बर्दाश्त कर लेते हैं वो सर्दी? या उससे पहले होती है या उसके बाद होती है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं ना बर्फबारी हो रही है, नहीं जा सकते वहां पर। जब भी बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, उस वक्त सर्दी जो है ना मुंजमद हो जाती है, यानी कि स्टैग्नेंट हो जाती है, स्टैटिक हो जाती है, या फिर उसको कहेंगे आप रुक जाती है सर्दी की लहर। जब बर्फबारी हो जाती है, सब्जा जो है वो सफेदे में बदल जाता है। उसके बाद जो हवाएं चलना शुरू होती हैं, उन हवाओं से ठंडी ठंडी जो बर्फ है वो टकराती हैं हवाएं। फिर जब वो आगे जाती है तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है तकरीबन 10%। अब पहाड़ जो है वो सफ़ेद चादर बन चुके होते हैं। इसी तरह हम जो है वो अगर चित्राल की बात करें तो चित्राल के अंदर 28 इंच बहुत है ये। स्तोर के कई इलाकों के अंदर 2 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। चलास की बात कर लेते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। और अपर दीर जो कि हमारे तसव्वुर भाई हैं ना, वो लोअर दीर से हैं, या फिर आई एम नॉट रॉन्ग अपर दीर से हैं, लेकिन दीर से हैं। उनके पहाड़ भी बर्फ़ की लपेट के अंदर आ चुके हैं। बडग्राम की बात करें, बर्फबारी की वजह से राब्ता सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और नीलम झेलम डैम है। फिर आगे जो है वो शारदा, केल और LOC पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर तक अगर आप जाएँ तो बर्फबारी तीसरे रोज़ भी जारी है। मुजफ्फराबाद कश्मीर की तरफ रुख कर लेते हैं तो कश्मीर के मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा के अंदर बूंदाबांदी जारी है। जबकि बलूचिस्तान चल रहे अगर आपको लेकर तो बलूचिस्तान के अंदर सर्दी की शदीद लहर महसूस की जा रही है। कोयटा के अंदर शदीद सर्दी और ज़ियारत जो कि आखिरी क़यामगाह है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ज़ियारत में भी कम से कम दर्ज हरारत -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में और गिरदोनवा यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर इस मुल्क के रावलपिंडी में
वक्फे वक्फे से बारिश भी हो रही है। जबकि अगर हम बात कर लें जिन्हें राव नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं, यही कहते हैं ना। जबकि लाहौर के अंदर बादलों ने आसमान को ढांप रखा है भाई, चारों तरफ से घेर लिया है आसमान ने लाहौर को, और यकबस्सा हवाओं ने जो है वो इस वक्त फायरिंग शुरू कर दी है सर्दी की ना। तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौरियों तन्नू भी सर्दी मुबारक भाई। और लाहौर का तो यकीनन इस वक्त खूबसूरत मौसम होगा, और इस्लामाबाद लाहौर क्या खूबसूरत लग रहे होंगे इस वक्त सर्दी के मौसम में। चलते हैं लाइफस्टाइल एंड हेल्थ की जानिब। और आपको बताइए, जब हिचकी हम लेते हैं ना, ये हिकअप जो कहते हैं, ये हिचकी गैर इरादी फिजियोलॉजिकल अमल है जिसमें हमारी ना हमारी जो आवाज़ का जो वोकल कॉर्ड है वो वोकल कॉर्ड हमारी बंद हो जाती है, जिसके नतीजे में एक मखसूस हिचकी जैसा रद्द अमल पैदा होता है। और ये अमल आमतौर पर किसी संजीदा बीमारी की इशारा नहीं होता, मतलब ये समझे कि ज़्यादातर वक्ती और आर्जी सा होता है। और साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जो हिचकी है तब शुरू होती है जब वेगस और फ्रेनिक नर्व्स जो होती है हमारी, वो किसी तरह से इजाफी सिग्नल भेजने लगती हैं, जिससे डायफ्राग्राम हमारी हरकत में आती है, और इस बेतरतीबी की वजह से आवाज़ की नाली बंद हो जाती है और वो खास आवाज़ पैदा होती है जिसे हम हिचकी कहते हैं। तो अब ये हिचकी का जो साइंटिफिक आपको पता चल गया है कि क्यों हिचकी आती है। अरे भैया, हम तो हिचकी एक ही चीज जानत हैं, वो हिचकी ये होती है जब कोई प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला हमको याद करत है तो हमको हिचकी बहुत आवत है। और हमको तो कभी कभी खाने के बाद भी हिचकी आवत है, कभी कभी हमें सोते सोते जागते हुए हिचकी आवत है, कभी सुबह सुबह आवत है, कभी किसी का कर्जा लौटाना होना तो उसको बड़ी हिचकी आती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो वाकई हर चीज को बस किसी ना किसी तरह रिलेट कर देते हैं, और वो उसकी नहीं भाई, आप मेरी इस मिथ को रहने दें, आप मेरी इस खाम ख्याली को, इस तसव्वुर को रहने दें कि भाई आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपके पास इतनी नॉलेज है हिचकी के बारे में। आपने पूरी रिसर्च करके रखी कि हिचकी जो है ना वो कहाँ से शुरू होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बाद खत्म कैसे होती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया हमारी ये बात रहने दीजिए। हमें हिचकी तभी आती है जब हमें कोई चाहने वाला याद करता है। अच्छा, चाहने वाला नहीं, कभी कभार कोई नफरत करने वाला भी याद करता है। इसकी मैंने पोस्ट देखी थी, 1 मिलियन पे चली गई। नफरत करने वाला याद करता है तो कहते हैं मुंह कट जाता है। अच्छा हाँ, जबान वो, अच्छा ये जबान कट जाती है। कुछ मिथ होती है ना, जबान दांतों के बीच में, जरूर तुमने कुछ चुगली की होगी, कोई बुरी बात की होगी। अच्छा, ज्यादातर कोई काम खराब हो रहे हैं, बेटा तुम नहा कर नहीं आए हो, इस तरह की चीजें होती हैं। बहरहाल, जल्दी खाना, गर्म और सर्द ग़िज़ाओं का एक साथ इस्तेमाल, यानी कि ऐसा होता है ना, आपने चाय पी और उसके बाद फौरन, कुछ लोगों को चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि डिहाइड्रेशन हो गई, फौरन ठंडा पानी पी लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल, मैदे के अंदर जो एक गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है ना, तेजाबियत होती है, या फिर हवा जो है वो निगलना और जहनी दबाव जब आपको होता है, तो बच्चों के अंदर ये अक्सर तौर पर जो है वो हम देखते हैं कि बेज़र और मुख्तसर होता है। अगर हिचकी 48 घंटे से ज़्यादा बरकरार है, या नींद, खाना या बोलने में रुकावट डाले, तो ये आसाबी मसाइल होते हैं। मैदे की खराबी हो या दिल और फेफड़ों की बीमारी की वजह से भी ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। और याद रखना है आपने कि खाने में दुश्वारी है, वज़न कम होना है, सांस लेने के अंदर रुकावट महसूस हो रही है, फौरन इन तमाम चीज़ों के लिए आपने एक अच्छे फिजिशियन से, एक अच्छे डॉक्टर से रुजू करना है। नींद हकीम के पास नहीं जाना है आपने किसी सर्टिफाइड बंदे के पास। हिचकी तो ऐसी चीज़ है ना, बस कुछ देर के लिए आती है, उसके बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाए तो फिर ज़ाहिर डॉक्टर मैं बताता हूँ आपको, आई हैव एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट दिस। पिछले से पिछले रमज़ानों के अंदर ऑब्वियसली पूरा दिन रोज़े की हालत में होते थे। जब अफ्तार का वक्त आता था तो मेरी एक आदत है कि मैं हल्के फुल्के पकौड़े पसंद करता हूँ, क्योंकि ये एक सौगात होती है, रमज़ान के अंदर खाने का मौका मिलता है। तो जब मैं पकौड़े खाया करता, उसके बाद पानी पिया करता, तो जब तक मैं मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद से लेके इशा तक मुझे हिचकियाँ पूरी लगी रहती थी। अच्छा, मैं कहता इट्स नॉर्मल, लेकिन जब वो इशा से सहरी तक हिचकियाँ होती थी तो फिर मुझे थोड़ा सा खदशा हुआ कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो फिर मैंने जब राब्ता किया तो यही सिम्टम्स थे, यही चीज़ें थी। ठंडा गर्म एक साथ हो रहा था, वो आपका जो फिजिकल ऑर्डर होता है ना, वो डिसऑर्डर में बदल जाता है। ये बहुत अच्छा कि आपने डॉक्टर से रुजू कर लिया इस हवाले से, क्योंकि ये बहुत प्रोलॉन्ग हो गया था। तो याद रखिए कि प्रोलॉन्ग हो जाए कोई चीज़ तो ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखाना है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, और टूरिज्म से रिलेटेड हमारे पास आज पैकेज है। और कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं आप बिलाल? भाई एक्सप्लोर मैं कराऊंगा, आवाज़ एक खूबसूरत सी लड़की की होगी और उस जगह का नाम है पीर गायब आबशार। बलूचिस्तान के अंदर है ये। बलूचिस्तान में हमेशा कहता हूँ कि दुनिया की, लोग कहते तो हैं कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है, नो डाउट है, लेकिन अगर आपने खुश्क
और सुनहरे पहाड़, यानी कि वो कहते हैं ना सोने के पहाड़ देखने। जब आप गुजरेंगे उन सड़कों से तो दाएं और बाएं और जहां तक आपकी निगाह जाती है, आपको जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो सुनहरे किस्म के, गोल्डन किस्म के जो पहाड़ होते हैं ना, वो अगर आपने देखने तो आप जाएं बलूचिस्तान। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर ये पीर गायब आबशार है, इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई हमने बड़ी मेहनत से, और आवाज़ भी एक बड़ी अच्छी सी खातून की है। तो ज़रा लेट्स वॉच दिस डॉक्यूमेंट्री। पीर गायब आबशार बलूचिस्तान के सबसे दिलकश कुदरती मकामात में से एक है, जो कोयटा के मगरिब में तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पाकिस्तान की पहाड़ी वादियों में ये एक ऐसा पोशीदा जवाहिर है जो शहर की हलचल और शोर से दूर सुकून और कुदरती हुस्न फराहम करता है। पीर गायब के नाम के हवाले से मुकामी लोक कहानी मशहूर है कि एक नौजवान यहाँ दुश्मनों से बचने के लिए छुपा और पुरस्कार तौर पर गायब हो गया, जिसकी वजह से इस आबशार का ये नाम रखा गया। आबशार तकरीबन 70 फुट की बुलंदी से नीचे एक साफ और शफाफ तालाब में गिरती है और कई हिस्सों में तकसीम होने की वजह से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पानी ठंडा और ताजगी बख्श है, जो गर्म मौसम में नहाने और आराम करने के लिए मिसाली है। इर्द गिर्द का इलाका सरसब्ज पौधों, लंबे दरख्तों और जंगली फूलों से मुज़य्यन है, जो पैदल सफर करने वालों के लिए कुदरती माहौल में सुकून और लुत्फ फराहम करता है। पीर गायब आबशार तक रसाई के लिए कोयटा से गाड़ी या टैक्सी के जरिए तकरीबन 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। रास्ते में नाहमवार पहाड़ियाँ, वादियाँ, छोटे देहात कुदरती मनाजिर से भरपूर तजुर्बा पेश करते हैं और हर मोड़ पर कुदरत की अजमत के जलवे नजर आते हैं। जैसे ही जायरीन आबशार के करीब पहुँचते हैं, सब्जा और शादाबी में इजाफा होता है और पानी के गिरते हुए शोर की आवाज दिल को खुश कर देती है। परिंदों की चहचहाहट और सब्जे की खुशबू तजर्बे को मजीद दिलकश और पुरसुकून बनाती है। आबशार के करीब पहुंचकर सयाह तकरीबन 70 फुट की बुलंदी से नीचे गिरने वाले पानी के दिलकश मनाजिर देख सकते हैं, जो रूह को ताजगी और सुकून बख्शते हैं। पीर गायब आबशार न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का मजहर है, बल्कि बेहतरीन पिकनिक के लिए भी एक मिसाली मुकाम है। ये हर देखने वाले को पाकिस्तान की कुदरती अजमत और बलूचिस्तान की पहाड़ी वादियों की दिलकशी का गहरा एहसास दिलाता है और एक यादगार तजुर्बा फराहम करता है। पीर गायब आबशार फितरत का एक हकीकी शाहकार है, एक हैरत अंगेज तख्लीक जो देखने वालों को हैरत का बाइस बनाती है। इस आबशार की शान और शौकत बेमिसाल है और पाकिस्तान की पहाड़ी वादियों में कुदरत की अजमत का जादू पेश करती है।